2024 लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और मेरे साथ अगले 1 घंटे तक मनोरंजन भारती मेरे सहयोगी है। जी हाँ, नमस्कार। और चौथे चरण में 8.5 करोड़ महिला समेत 17.70 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले आज के मतदान के लिए 1,92,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज जिन 96 सीटों पर मतदान हो रहा है, चौथे चरण में करीब 1,717 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। तो हम अपने जो है सहयोगियों के पास चलेंगे जो कि अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि वहाँ पर वोटिंग किस ढंग से हो रही है। और ये जो चौथा चरण है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हो रहे हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं, तो इस पर भी हमारी नजर है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अब जुड़ चुके हैं, जितेंद्र दीक्षित बीड़ से और प्रभाकर बेगूसराय से। अब बीड़ में मुद्दा अब मराठा आरक्षण का रहा है और क्या आज ये दिखाई भी पड़ रहा है वोटरों के मन में क्या है, एक अंदाजा लग पाया है जितेंद्र आपका? आपने सही कहा कि मराठवाड़ा इलाके में पड़ता है बीड़, और ये वो मराठवाड़ा इलाका है जहां पर अब से चंद महीनों पहले तक जो मराठा आंदोलन का मुद्दा था वो काफ़ी आक्रामक था और इसी इलाके में खास करके बीड़ ज़िले में काफ़ी हिंसा हुई थी। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच में जंग के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि ये ओबीसी वर्सेस मराठा के तौर पर भी यहाँ पर ये चुनावी जंग देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से आरक्षण को लेकर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर मराठा संगठनों की ओर से आंदोलन चलाया गया था और उस दौरान जो हिंसा हुई थी उसके बाद में राज्य सरकार की ओर से जो कार्रवाई की गई, खास करके पुलिस की ओर से, चूंकि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, देवेंद्र फडणवीस जो है होम मिनिस्टर हैं, ऐसे में जो कार्रवाई की गई थी तो कहीं ना कहीं मराठा संगठनों के बीच में एक गुस्सा, एक हॉस्टिलिटी जरूर रही है बीजेपी के प्रति। और अब पंकजा मुंडे जो कि यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार हैं, उनके सामने 2 तरह के सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि बीजेपी के इस गढ़ को बचाना। 2009 से लगातार बीड़ बीजेपी का गढ़ रहा है। 2009 और 2014 में गोपीनाथ मुंडे यहाँ से सांसद चुने गए। उसके बाद 2014 में जब उनका निधन हो गया तो उनकी छोटी बेटी प्रीतम मुंडे 2014 में सांसद चुनी गई। 2019 में उन्होंने जीत दोहराई और अब उनका टिकट काटकर, प्रीतम का टिकट काटकर उनकी बड़ी बहन पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया है। तो एक तो बीजेपी का गढ़ बचाना है और दूसरा कि पंकजा मुंडे को अपना सियासी करियर भी बचाना है। 2019 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था परली वैजनाथ सीट से, जो वो हार गई थी। उसके बाद में एक तरह से वो नेपथ्य में चली गई, एक तरह से बड़ी ही लो प्रोफाइल हो गई थी और उनको महाराष्ट्र की राजनीति से हटा दिया गया था। उन्हें बीजेपी ने केंद्र में राष्ट्रीय सचिव बना दिया था और वो खबरों में नहीं थी। लेकिन इस चुनाव के बहाने एक तरह से सक्रिय राजनीति में उनका रिलॉन्च हो रहा है और ऐसे में उनके लिए अपने सियासी करियर की खातिर ये चुनाव जीतना काफी अहम होगा। जरूर। निष्ठा जी भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में और संदीप शास्त्री भी जुड़ेंगे हमारे साथ। प्रभाकर भी है, प्रभाकर बेगूसराय में। 1 मिनट प्रभाकर आता हूँ, एक छोटा सा कमेंट। निष्ठा जी, महाराष्ट्र कितना जरूरी है इस बार दोनों कॉम्बिनेशन के लिए? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस बार महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र का जो वोटर है, एनालिस्ट की बात छोड़िए और पोल वॉचर्स की बात छोड़िए, ये वोटर्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई है, एक तरीके से ये जो पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो पार्टियों के बीच की लड़ाई है इसमें, कि कौन सी ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इन सब की लड़ाई तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर लड़ाई है कि एनसीपी असल कौन है, नकल कौन है, ठीक है। शिवसेना असल कौन सी है और नकल कौन सी है। या यहाँ पर ऐसा तो कुछ चलता नहीं है कि कोई बहुत अलग अलग मुद्दे किसी पार्टी ने उठाए हैं और मुद्दे हमेशा सेम होते हैं। तो यहाँ पर जो कांटे का मुकाबला रहने वाला है और जो हर पार्टी चाहेगी कि वो उनके पक्ष में आए, वो केवल ये चीज उसे डिसाइड करेगी कि जब आखिरी जो मोमेंट होता है जहां पे जाके बटन दबाया जाता है, तो रिकॉल वैल्यू किस लीडर की है। चलिए, सही बात है। प्रभाकर के पास चलते हैं। प्रभाकर बेगूसराय में। प्रभाकर, एक वक्त बेगूसराय को ईस्ट का लेनिनग्राद कहा जाता था, अब हालात बदल चुके हैं। गिरिराज सिंह जो है वो एक बार फिर से मैदान में है, आप बताएं।
जी देखिए, बेगूसराय जो है उसे यहाँ पर जो लेफ्ट मूवमेंट है उसकी धरती कहा जाता था और ये लेनिनग्राद ऑफ ईस्ट कहते थे एक समय में। पिछली बार बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को हराया था, लेकिन पिछले बार के मुकाबले को इस बार के मुकाबले से आप कंपेयर मत कीजिएगा। पिछले बार ये त्रिकोणीय मुकाबला था और आरजेडी के कैंडिडेट भी मैदान में थे। इस बार सीधा मुकाबला अवधेश राय से है और बेगूसराय में हालांकि भगवा फहरा दिया है गिरिराज सिंह ने, लेकिन इस बार का मुकाबला जो है वो सीधी टक्कर है। और देखिए, आज जो 5 सीटों पर बिहार में चुनाव हो रहे हैं वो भी अति महत्वपूर्ण हैं। उजियारपुर से नित्यानंद राय हैं जो कि MOS होम है, वो मैदान में है। ललन सिंह है बगल के यहाँ से मुंगेर से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं JDU के, वो मैदान में हैं। और बाकी समस्तीपुर और दरभंगा और हमारे बगल में झारखंड में आप आज खूंटी में भी मतदान हो रहा है, जहाँ से अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मैदान में। तो काफ़ी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स, आज के दिन उनके किस्मत का फैसला होगा। और अगर आप देखेंगे तो ये सारी सीटें जो हैं 5 सीट वो NDA की सीटें हैं। वो NDA के पास पिछले बार थी, तो NDA को नंबर्स बचाना होगा, इस बार उनको डिफेंड करना होगा। उनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि उनके नंबर में सेंध न लग पाए। ये 5 सीट जिस पर आज चुनाव हो रहे हैं बिहार में, वो 5 की 5 2019 में NDA के पास थी और NDA को उस नंबर को बचाना होगा। अगर वो 400 की जो बात कर रहे हैं, अगर उसके आसपास कहीं पहुंचना है तो आज जो ये 5 सीट है जो इनके पास 2019 में थी, उसे इन्हें रिटेन करना होगा। जी जी। और संदीप शास्त्री जी हमारे साथ है। संदीप जी, कल ही NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार से सारी की सारी सीटें NDA के खाते में आने वाली हैं। जो 1 सीट वो पिछली बार हारे थे वो भी इस बार NDA के खाते में आ जाएंगी। तो उम्मीदें पूरी हैं NDA की इस बार बिहार से सारी की सारी सीटें अपने नाम करने की। आपने ठीक कहा कि NDA का उम्मीद बिहार से बहुत ज्यादा है। पिछली बार सभी सीटें एक छोड़ के उन्होंने जीती थी। वहां से जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं वो दिखा रहा है कि बीजेपी शायद अपने सीटों पे अच्छी तरह से कंपटीशन में है, लेकिन जिन सीट्स पे JDU कंटेस्ट कर रही है और बीजेपी के दूसरे एलाइज कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे थोड़ी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि दी सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल टू द पार्टी। सो बीजेपी के लिए शायद बिहार में परिस्थिति अच्छी है, लेकिन NDA के लिए थोड़े समस्याएं दिखाई दे रही हैं। राज्य में लगता है कि बीजेपी और RJD ये दोनों पक्षों का परफॉर्मेंस शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। और आज जैसे आपने कहा, जो भी सीटें पे कंटेस्ट हो रही हैं, सभी सीटों पे NDA के MPs पिछले बार चुने गए थे। सो बीजेपी के लिए पर्टिकुलरली और NDA के लिए जनरली बिहार का चुनाव, आज का दिन बहुत ही अहम दिन रहेगा। शास्त्री जी, मेरा एक सवाल है। जो आंध्रा तेलंगाना की कम से कम 7 ऐसी सीटें हैं जहां पे लेस देन 1% में पिछली बार फैसला हुआ था, आपको लगता है कि इस बार ये 7 सीटें काफी क्रूशियल होंगी आंध्रा और तेलंगाना की? तेलंगाना में तो बहुत ही कांटे का टक्कर है। लोगों को लगता है कि BRS थोड़ा पीछे चला गया है और ये स्ट्रेट कॉन्टेस्ट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। तो यहाँ BRS का वोट किसके तरफ जाएगा, बीजेपी की तरफ जाएगा या कांग्रेस की तरफ जाएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ का सोशल कोalition भी देखना पड़ेगा, सोशल अलायंसेस किस तरह से बनती हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। डोमिनेंट कास्ट वोट काफी लोग कहते हैं कि कांग्रेस की तरफ जा सकता है और OBC वोट बीजेपी की तरफ जा सकता है। तो ये सब परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन सब लोग कर रहे हैं और ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से बीजेपी कांग्रेस वोट सपोर्ट को गैदर करने में सक्सेसफुल रहता है। जी, अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा मौजूद है। कन्नौज में है हिमांशु, इस बार कन्नौज की तरफ सबकी निगाहें हैं और चुनौती अखिलेश यादव के लिए इस बार कम नहीं होने वाली और उनकी किस्मत का फैसला आज वहां की जनता कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 5 जो यहाँ पर चुनाव हुए हैं, 6 चुनाव जो हुए हैं उसमें से 5 में या तो अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीते या उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं। ये महत्वपूर्ण है कि पहली बार अखिलेश कन्नौज से ही सांसद बने थे 2000 में, उसके बाद 2004 में, 2009 में भी अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीते और फिर 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद उनकी पत्नी बायपोल में जीती और उसके बाद 2014 में भी निर्विरोध डिंपल यादव यहाँ से जीती थी। लेकिन 2019 में यहाँ
राजनीतिक समीकरण बदले और करीब 12,000 वोटों से डिंपल यादव चुनाव हारी थी। आपको याद होगा 2019 में राजनीतिक समीकरण बिल्कुल अलग थे। सपा और बसपा ने एक साथ चुनाव लड़ा था, उसके बावजूद डिंपल यादव ये सीट हार गई थी। इस बार अखिलेश चुनाव मैदान में, मुझे लगता है उनकी राजनीतिक साख दांव पर है। दोबारा उन पर दबाव भी है कि वो अपनी परिवार का जो एक स्ट्रांग होल्ड रहा है कन्नौज में, उस सीट पर एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन करें। और यहाँ जो सामाजिक और राजनीतिक समीकरण है इस बार बिल्कुल अलग है। एक त्रिकोणीय मुकाबला इस बार यहाँ पर है। पिछले बार सीधी टक्कर थी और इसकी वजह से जो कुछ समुदाय हैं उनके वोट के बंटने की भी आशंका है। यहाँ करीब मुस्लिम मतदाता 3.25 लाख हैं, यादव मतदाता करीब 3 लाख हैं, दलित वोट भी 3-3.25 लाख हैं। और ऐसे में अगर बसपा और कांग्रेस और सपा के उम्मीदवारों के बीच में अगर बंटवारा होता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। जो बात हिमांशु कह रहे हैं कि आखिरी लम्हों में ये तय हुआ कि अखिलेश यादव मैदान में उतरेंगे, तो अपने गढ़ को फिर से वापस बीजेपी से छीनने के लिए एक नई रणनीति तैयार करनी होगी और एक बड़ा चैलेंज इस वक्त है उनके सामने। और बीबी के हार का बदला भी लेना है। ये तो देखिए बहुत साख की बात हो जाती है, क्योंकि जब पत्नियों की बात आती है तो ये हिंदुस्तानी मर्द के अंदर ना कुछ एक जागृति एक उत्पन्न हो जाती है कुछ मर्दों के अंदर। तो नो, बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक ये जो अखिलेश यादव ने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया है, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये उन्होंने इतना वक्त क्यों लगाया अपनी सीट को डिसाइड करने के लिए? इतना वक्त क्यों लगाया ये डिसाइड करने के लिए कि क्या वो इलेक्शन में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे इस दौड़ में? मुझे नहीं समझ में आई ये बात। ये तो उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं अखिलेश यादव के ऊपर, वो हमेशा ऐसे लगते हैं कि ये यूपी के राहुल गांधी हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि वो किसके लिए ज्यादा ऑफेंसिव बात है, वो राहुल जी के लिए ज्यादा ऑफेंसिव है या अखिलेश जी के लिए ज्यादा ऑफेंसिव है। बट द थिंग इज, जो लोग जो कहना चाहते हैं वो ये है कि ये शौकिया राजनीति करते हैं और शौकिया राजनीति का प्रमाण इन्होंने दे दिया। इन दोनों जो लीडर्स हैं इन्होंने इस बार दे दिया है। इतना लेट इन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया है कि वो चुनावी दौड़ में उतरेंगे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी उतरेंगे या नहीं, या कौन सी सीट से इन्हें कंटेस्ट करना है। तो ये मुझे बहुत अजीब बात लगी। दूसरी बात ये है कि जहां पे जब ये अलायंस की बात होती है तो हमें ये देखना चाहिए कि पिछली बार बीएसपी का अलायंस था, उससे पहले 2014 में अलायंस नहीं था। बट जब 2014 में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने, और आपको याद होगा कि ये यूपी के लड़के, ये एक बड़ा पॉपुलर हुआ था कि हम तो यूपी के लड़के हैं और मोदी जी हैं वो आउटसाइडर हैं, वो इनके ऊपर इतना भारी पड़ा था क्योंकि कार्ट ब्लांच जो इनका जो वोट बैंक था वो पूरा का पूरा बीजेपी के पास चला गया था और वो पहली बार ऐसा हुआ था। तो आज वो उनकी किस्मत का फैसला वोटर कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल कर रहे हैं। और मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि वो अपनी सीट को बचा पाए। ये कहना वापस ले क्योंकि बहुत जरूरी है भाई विपक्ष का होना। और आगे बढ़ते हैं। आप निष्ठा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी आज वोटिंग हो रही है, वहां क्या कुछ चल रहा है बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ। आसनसोल में पोलिंग शुरू हो गया है और आज पश्चिम बंगाल में 8 सीटों में वोटिंग हो रहा है। आसनसोल यहाँ पे आप देख सकते हैं बूथ के सामने लोगों की लाइन है, भीड़ है और भारी संख्याओं में यहाँ पे लोग वोट अपने डालने आए हैं। और ये एक अच्छी तस्वीर है क्योंकि जब चुनाव होता है बंगाल में ये परंपरा रहा है कि लोग आके वोट डालते हैं। यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज हमेशा से अच्छा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग लाइन में हैं और वोट डालने के लिए पहुंचे हैं वोटिंग बूथ में। और कई सारे लोग यहाँ पे सुबह यहाँ पे गर्मी बहुत होती है तो सुबह लोग वोट डालने वोटिंग बूथ पहुंचे हैं, ये तस्वीर बताते हैं हमें। और दो यहाँ पे जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे 2 पोलिंग बूथ के आप देख सकते हैं 4 लाइन है और लोग वोट डालने पहुंचे हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल की आज बात करें तो 8 सीट है और 8 सीटों में से कुछ ऐसे सीट भी है जहाँ पे बहुत ही जो जैसे हम कहते हैं हाई प्रोफाइल उम्मीदवार है। और इनमें से कृष्णनगर है आज जहाँ पे महुआ मोइत्रो जो है वो तृणमूल की तरफ से उम्मीदवार है और बीजेपी की तरफ से अमृता रॉय जो कृष्णनगर की जो राजबाड़ी के सदस्य है
और उनको बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार बना है कृष्णनगर से। बहरमपुर में भी आज चुनाव हो रहे हैं। बहरमपुर में कांग्रेस के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका गढ़ माना जाता है बहरमपुर, लेकिन इस बार तृणमूल ने वहां पे यूसुफ पठान, क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है और बीजेपी ने डॉक्टर निर्मल साहा को टिकट दिया है। अगर आप बाकी जो सीट्स है वहां पे बात करें तो आज हम आसनसोल में हैं। आसनसोल में अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी के वरिष्ठ सांसद एस आलूवालिया के बीच में टक्कर है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में अब तक चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण रहा है और उम्मीद है कि ऐसे ही शांतिपूर्ण चुनाव होंगे, क्योंकि कुछ जो घटनाएं आ रहे हैं वो ज़रूर अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ज़्यादातर जो पिछले चुनाव में हम देखे जितना हिंसा हमने देखे उतना हिंसा इस बार नहीं हुआ है। और उम्मीद है कि जब इन सीटों में लड़ाई हो रही है जहाँ पे टक्कर है, उन ऐसे ही स्थिति बनी रहे, शांतिपूर्ण स्थिति बनी रहे। तो अब आंध्र प्रदेश की भी चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में इस बार जो है वो विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं साथ में, और ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ पे दो गठबंधन जो है आमने सामने है, देखते हैं कि किसका पल्ला भारी रहता है। और यहाँ पर हम अपने सहयोगी के पास भी चलेंगे, लेकिन संदीप शास्त्री जी आप यदि हैं हमारे साथ तो उनसे जानना चाहूँगा कि आंध्रा की लड़ाई कितनी इंटेंस लग रही है आपको। बीजेपी ने जो गठबंधन बनाया है बाबू और पवन कल्याण के साथ, वो कितना मजबूत दिखाई दे रहा है जमीन पे आपको? ये गठबंधन तो बहुत ही स्ट्रांग गठबंधन है, जिसके वजह से वहां एक कांटे की टक्कर आंध्रा में इस बार हो रही है। ये गठबंधन होने से पहले लोग कह रहे थे कि वाईएसआर कांग्रेस के लिए काफी आसान लगता है, क्योंकि ऑपोजिशन उसके विरोध में जो है वो डिवाइडेड था। बट जब ये तीनों पक्ष सामने आए और एक अलायंस बनाया उन्होंने, तो इलेक्शन में एक इंटरेस्ट ज्यादा हो गई है आंध्र प्रदेश में। और जैसे मैंने कांटे की टक्कर है। असेंबली में कई लोगों का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस का एक टर्म ही वहां कंप्लीट हुआ है, तो थोड़ा सपोर्ट रहेगा। लोकसभा चुनाव में तो इट्स अ मच स्ट्रॉन्गर फाइट ऐसा लगता है। और अलायंस ने जॉइंट कैंपेन भी काफी किए हैं। तीनों लीडर्स ने पिछले हफ्ते ही एक जॉइंट रैली भी निकाला है जिसमें काफी सपोर्ट था। मेरा एक छोटा सा सवाल, माफी चाहता हूं आपको रोक रहा हूं। माँ ने बेटी का साथ दिया है, बेटे का साथ देने के बजाय मैं जगन रेड्डी और भाई बहन की बीच में की बात कर रहा हूं, इसका कोई असर? देखिए, आंध्र प्रदेश में सच का कांग्रेस तो वाईएसआर कांग्रेस है, और ज्यादातर जमीन पे सपोर्ट जो कांग्रेस के सपोर्टर्स देते आए हैं वो वाईएसआर कांग्रेस को दिया है। और मुझे लगता है कि शर्मिला ने जो एक फैमिली में एक अलग अप्रोच एडॉप्ट किया है, उसका असर उतना कांग्रेस पॉलिटिक्स पे आंध्र प्रदेश में तो नहीं होगा, मेरी ये विचार है। जी निष्ठा, जो बात हम कर रहे हैं इसको मैं इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। आंध्र प्रदेश फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में एनडीए की और तेलंगाना में बीजेपी की ज़मीन थोड़ी बढ़ती है, तो एक तरह से एक पॉजिटिव कदम होगा, जिसका जिक्र बार बार बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व वो कर रहा है कि बहुत उम्मीदें हैं हमको इन राज्यों से। ये बिल्कुल अपार्ट फ्रॉम ईस्ट जो बात हो रही है कि पूर्व जो राज्य हैं उनके अलावा जो सबसे बड़ा एक जो कैचमेंट एरिया है अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का, वो तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से भी ज़्यादा एक्चुअली तेलंगाना की बात हो रही है अभी कि हमारे इस बार बहुत ज़्यादा गेन्स होने वाले, मेरी जितनी हाल के विधानसभा नतीजों के बाद भी। एग्जैक्टली तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस बेसिस पर ये कह रहे हैं, लेकिन वो देखिए हर पार्टी कहना चाहती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि तेलंगाना को अगर आप मार्क आउट करें तो शायद कोई एक ऐसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है विच इज़ एट वर्क, जो उनको लग रहा है कि इससे हमें सक्सेस मिलेगी। दूसरी बात कहना है कि बीआरएस के वोट ट्रांसफर होंगे बीजेपी को, शायद बिल्कुल मतलब मैं कहना नहीं चाहती हूँ ये, क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता है कि किसी भी एक पार्टी का एक अलायंस की वजह से पूरा एक कार्ड ब्लांच वोट बैंक शिफ्ट हो जाए, वो नहीं होता है।
हो भी सकता है, बट इज देयर एनीथिंग बियॉन्ड दैट, वो अभी हमें नहीं पता। लेकिन एक ये बहुत कमाल की बात है कि तेलंगाना तेलंगाना तेलंगाना, जिस तरीके से प्रधानमंत्री या जो बीजेपी का बाकी जो शीर्ष नेतृत्व है वो बंगाल की बात करता है या ईस्टर्न स्टेट की, ओडिशा की बात करता है, वो उसी ब्रेथ में तेलंगाना की भी बात करता है। चलिए, तेलंगाना में अब अशिकता हो क्या गया था विधानसभा में? विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो बीजेपी ने अपनी लीडरशिप चेंज कर दी थी, बंदी जो संजय थे उनको हटा करके एक नया लीडरशिप दिया गया था, उसको लेकर के दिक्कतें हो गई थी आंध्र प्रदेश में। जी, जो जिक्र, अब आगे बढ़ते हैं पूर्वी भारत की तरफ, जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री ने अपने इस बातचीत में एनडीटीवी के साथ भी किया। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, वहां पर सीटें बढ़ती दिख रही हैं बीजेपी की। सीटें बहुत तीखी लड़ाई, तो बिल्कुल बहुत तीखी लड़ाई है। अब नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी के बीच में, दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे हैं जो आमतौर पर चुनाव प्रचार के दौरान नहीं होता था। ये तीखे हमले क्या वहां के लोग ये कहते हैं कि हम विधानसभा में नवीन बाबू को वोट देंगे, लोकसभा में ऐसे बहुत लोग हैं मोदी को वोट देंगे? बिल्कुल, बहुत लोग हैं ऐसे जो जमीन में, जो पिछले चुनावों में भी 2019 में कहा कि विधानसभा में नवीन पटनायक से हमें परेशानी नहीं है, लेकिन हम सेंटर में नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। तो ये पैटर्न जो 2019 में था वो इस बार भी दिखाई दे रहा है। देखिए, वो ओडिशा से, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला कि ये जो कुछ स्टेट्स की जो बात एक होती है, ओडिशा में ये भारतीय जनता पार्टी ये मानकर बैठी हुई है कि लोकसभा की जो उनकी सीटें हैं वो सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ने वाली हैं। उसका कारण यही होता है कि वो एक जो बाइफिकेशन होता है नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिक्स का, और वोटर बहुत कन्वीनियंटली इस चीज को अपने आप को अलाइन कर लेते हैं उसको। जैसे हमने दिल्ली में देखा है, दिल्ली में सीएम केजरीवाल, पीएम मोदी, ये बिल्कुल क्लियर बात चली है। और ओडिशा में भी एग्जैक्टली यही हुआ है, पिछले चुनावों में भी, उससे पहले भी यही हुआ है, और इस बार भी यही होने की उम्मीद है। उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया अमिताभ तिवारी ने कुछ देर पहले, मिनी मोदी हैं नवीन पटनायक ओडिशा के। 25 साल का एक उनका एक्सपीरियंस। मुझे कहा जा रहा ब्रेक लेने के लिए, लेकिन आएंगे तो फिर शास्त्री जी से भी पूछेंगे कि यहाँ पर जो है दिल्ली की तरह उड़ीसा की जनता भी क्या उसी ढंग से सोचती है जैसे दिल्ली की जनता सोच रही है? देखने में तो फिलहाल यही सामने आया। वक्त है छोटे से ब्रेक।